नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं विजय कुमार पांडे आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने कल वादा आपसे किया था कि जो हमने शुरुआत की है पॉलिटी की क्लास को, इसको हम निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे और प्रयास हमारा यही रहेगा कि जो भी आपके आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उन सब की तैयारी आपको ऑनलाइन के माध्यम से करवाई जाए। जो भी जीएस के मेन इम्पॉर्टेंट्स सब्जेक्ट हैं उसे हम करवाएंगे। अभी हम पॉलिटी की क्लास कर रहे हैं। पॉलिटी की क्लास जब ख़त्म हो जाएगी तो हम उसके बाद कोशिश करेंगे कि और भी जो भी हमारे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट्स है उसे हम कवर करें। फ़िलहाल आज हम क्लास की शुरुआत करते हैं और ये हमारा क्लास दूसरा है। अभी तक जिन्होंने हमारी क्लास पहली वाली क्लास नहीं देखी है वो आप जा कर के देख सकते हैं। क्लास में हम ज़्यादा हम इधर उधर की बात नहीं करते हैं। हम उस मुद्दे पर सीधे सीधे बात करेंगे जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है। आपके सामने एक बड़ी सी वैकेंसी है एसएससी सीजीएल की, जिसमें बहुत सारे पोस्ट हैं, बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं। तो आप दिसंबर में एग्ज़ाम होने की पूरी तरह से संभावनाएँ हैं। ऑफिशियल डेट भी आ चुका है। तो कोशिश किया जाएगा कि हम सीजीएल से पहले सारे सेगमेंट को कवर कर लें। लेकिन यह क्लास सिर्फ सीजीएल के लिए नहीं है। इसके अलावा अगर आप कोई एग्ज़ाम और भी देते हैं, कोई झारखंड का एग्ज़ाम देते हैं या किसी भी स्टेट विशेष का एग्ज़ाम देते हैं, किसी भी राज्य विशेष का एग्ज़ाम देते हैं, इवन यूपीएससी का प्रीलिम्स भी देते हैं, तो आपके लिए यह क्लास बहुत ही बेहतरीन हो सकता है। चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। कल हमने जो भी हमारा पॉलिटी का इंट्रोडक्शन है, संविधान का इंट्रोडक्शन है, एक क्लास में हमने कवर कर लिया था। साथ ही हमने और भी फैक्चुअल्स कवर किए थे जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रस्तावना, प्रियम्बल, संविधान की प्रस्तावना। तो आप ऐसे समझिए कि प्रस्तावना की आवश्यकता क्यों पड़ी। बाकी उसके बाद हम और भी चीज़ें देखेंगे। हम उस तरह से पढ़ने का प्रयास करेंगे, साथ में हम क्वेश्चन को देखेंगे जिससे हमें ये पता चले कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और हम क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ऊपर ही रखेंगे, क्योंकि अभी प्रत्येक एग्ज़ाम का जो लेवल है वो धीरे धीरे कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो आप ये मान के चलिए कि जो छोटे छोटे फैक्चुअल्स क्वेश्चन आते थे वो अब क्वेश्चन आना बंद हो जाएंगे धीरे धीरे। तो आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहले देख लीजिए हम क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं उसको हम देख लेते हैं, जिससे हमें पता चले कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पूछा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना है। ऑप्शन में दिया हुआ है संविधान एक हिस्सा है लेकिन कोई कानूनी प्रभाव नहीं है। संविधान का हिस्सा नहीं है और इसका कोई कानूनी प्रभाव भी नहीं है। संविधान का हिस्सा नहीं है और इसका कोई कानूनी प्रभाव भी नहीं है। संविधान का एक हिस्सा है और किसी अन्य भाग के समान कानूनी प्रभाव है। संविधान का एक भाग है लेकिन प्रस्तावना सर्वोच्च शक्ति या किसी प्रतिबंध या निषेध का स्रोत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। कब किया गया था, इसका डेट पूछा है और कौन से में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसने तैयार की थी। ऑप्शन में बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी। नेक्स्ट पूछा है कि प्रस्तावना का विचार निम्नलिखित में से किससे लिया गया था। ब्रिटेन से, आयरिश से, रूस से, अमेरिका से। ये आपने देखा कि क्वेश्चन की प्रवृत्ति क्या है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पहले हम क्लास को कवर कर लेंगे, फिर इस क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो आप पूरी क्लास को हमारे देखें और लास्ट में इसका आंसर भी जरूर दें। प्रस्तावना, देखिए प्रस्तावना एक्चुअली है क्या कि अगर आपने कोई किताब देखा तो किताब के पहले एक प्रीफिक्स देखते हैं। थोड़ा सा दोनों में अंतर है, लेकिन आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि जो पूरे किताब का जो सार होता है उसका
जो सार है वो सिर्फ किस में दिया हुआ है, आपके प्रीफिक्स में दिया हुआ है कि पूरी किताब में आपको क्या क्या पढ़ना है। उसी तरह से ऐसे समझिए कि प्रत्येक इंसान के लाइफ का एक जीवन का एक सार होता है। उसी प्रकार आपका सार क्या है, आपका सार अल्टीमेटली क्या है, एक अच्छा जॉब लेना और सेटल होना है। ठीक है, ये आपका सार है। उसी प्रकार से प्रियम्बल जो है एक संविधान का सार है। जब पूरा संविधान बनकर तैयार हो गया था तो बाद में प्रियम्बल को जोड़ा गया था। इसलिए जोड़ा गया था कि संविधान में क्या क्या चीज़ें हैं उसको एक सार के रूप में प्रियम्बल में करके लिख दिया गया था। देखिए, प्रियम्बल आप पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ें लिखी गई है, थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार अभिव्यक्ति और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। मतलब सारे संविधान में जो लोग बैठे थे उन्होंने इसको एक स्वर में अपनाया। कब अपनाया? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। देखिए, प्रस्तावना जो देखा जाए तो हमने प्रस्तावना कहाँ से लिया है? अमेरिकी के संविधान से लिया है। तो पहला संविधान जिसकी शुरुआत प्रस्तावना से हुई है, अमेरिका का संविधान ही है जिसकी जहाँ से शुरुआत प्रस्तावना की होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, जिसे संविधान सभा ने 26 जनवरी 1947 को अपनाया था। तो सबसे पहले इस प्रस्तावना को 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू के द्वारा संविधान सभा में पेश किया गया और संविधान सभा ने इसे 22 जनवरी 1947 को अपना लिया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा अभी तक प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन किया गया है। इस संशोधन में 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए हैं। यह भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि संविधान सभा में 3 शब्द जोड़ा गया था। वो शब्द कौन कौन सा था आपका? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। आप ये भी जानिए, आपके लिए महत्वपूर्ण है कि संविधान सभा में मात्र अभी तक एक ही बार संशोधन किया गया है। ठीक है, प्रस्तावना में संविधान के मूल दर्शन के साथ साथ उन आधारभूत राजनीतिक, नैतिक और धार्मिक मूल्यों को भी समाहित किया गया है जिन पर संविधान आधारित है। प्रस्तावना संविधान सभा के प्रगतिशील दृष्टिकोण और संविधान निर्माताओं के सपनों और आकांक्षाओं को प्रदर्शित करता है। जो संविधान सभा के लोगों ने सोचा था, जो सपना देखा था, उन्होंने जिस चीज़ को कोशिश किया था बनाने के लिए, उन सभी चीज़ों को उन्होंने किस में रखा है? तो प्रियम्बल में दर्शाया है। प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही विधायिका की शक्तियों को प्रतिबंधित करता है। यह न तो वाद योग्य है और न ही इसे न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है। प्रस्तावना न तो वाद योग्य है और न ही इसे न्यायपालिका द्वारा लागू किया जा सकता है। प्रस्तावना संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के सदृश से ये मोहम्मद हिदायतुल्लाह के द्वारा कहा गया था। संविधान के सभी हिस्सों को पारित करने के बाद प्रस्तावना को पारित किया गया था। जैसा कि हमने बताया कि जब पूरी तरह से संविधान बनकर तैयार हो गया था तो लास्ट में प्रस्तावना को जोड़ा गया था, ताकि जो भी संविधान में चीज़ें लिखी गई है उन सब का एक छोटा सा सार बना करके दे दिया जाए। तो वो सारा चीज़ किस में दिया गया है? प्रस्तावना में दिया गया है। यह संविधान के अनुरूप बन सके। हम भारत के लोग के तात्पर्य है कि
संविधान का निर्माण भारत के लोगों के द्वारा भारतीय लोगों के लिए यह लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा पर जोर देता है। तो इसका तात्पर्य यह है कि जो संविधान बना है वो भारत के लोगों के द्वारा बनाया गया है और भारत के लोगों के लिए ही बना है। देखिए, प्रस्तावना के घटक क्या क्या हो सकते हैं। तो संविधान शक्ति का स्रोत, इसकी शक्ति का स्रोत भारत के लोग हैं। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि संविधान जो बना था उसके शक्ति का स्रोत क्या है, तो वो है भारत की जनता या भारत के लोग। भारत की राज्य की प्रकृति प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। संविधान का उद्देश्य न्याय, रूस की क्रांति से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व तीनों फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। संविधान के अंगीकरण की तिथि क्या है, तो 26 नवंबर 1949 है। इसे आप याद रखेंगे। प्रस्तावना का महत्व कैसे बना, तो देखिए समझिएगा कि भारतीय लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली, संविधान का दर्शन, भारतीय संविधान का सारांश, हमारे संविधान का पहचान पत्र। और ये जो पहचान पत्र कहा गया था, ये किसके द्वारा कहा गया था, N.A. पालकीवाला के द्वारा कहा गया था। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र, आइडेंटिटी कहा है, तो वो है N.A. पालकीवाला। संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी, यह कानूनी की संवैधानिकता के व्याख्या के लिए न्यायपालिका के मार्गदर्शक है। आपसे सवाल में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किसे संविधान की या कानून, संविधान की कुंजी या संविधान के निर्माताओं की मस्तिष्क की कुंजी कहा जाता है, तो वो है आपका प्रियम्बल को कहा जाता है। प्रस्तावना में कुछ शब्द दिए गए हैं, उसको एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। देखिए, पहला है वर्ड है संप्रभु। एक पूर्ण स्वतंत्र राज्य, किसी अन्य देश का डोमिनियन नहीं, बाह्य और आंतरिक दोनों रूप से संप्रभु या संप्रभु राज्य के रूप में भारत किसी विदेशी भूमि को अधिग्रहित कर सकता है अथवा किसी अन्य देश को अपना हिस्सा दे सकता है। आप ऐसे समझिए, संप्रभु मीन्स सोवरेन मीन्स कि आपका जो भी डिसीजन होगा वो किसी और के द्वारा थोपा गया नहीं होगा या फिर आपके डिसीजन में किसी और का हस्तक्षेप नहीं होगा। आप अगर किसी से कुछ क्षेत्र लेना चाहते हैं तो आपको पूरा हक है कि आप क्षेत्र ले सकते हैं, किसी को क्षेत्र देना चाहते हैं तो आपके पास पूरा हक है कि आप क्षेत्र दे सकते हैं। तो जब हमारे देश में ब्रिटिश रूल था उस समय हम संप्रभु नहीं थे, लेकिन आज के डेट में भारत एक संप्रभु देश है। ठीक है। समाजवादी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। जो समाजवादी शब्द है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। समाजवादी अवधारणा निदेशक तत्वों अनुच्छेद 36 से 51 में पहले से विद्यमान थी, लेकिन 42वें संविधान द्वारा इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया था। तो इसकी अवधारणा DPSP में, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट में ऑलरेडी इसमें था, नीति निदेशक तत्व में था, लेकिन इसे पूरी तरह से 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। भारतीय समाजवाद मार्क्सवादी, गांधीवाद की ओर झुकाव अधिक है। लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित आर्थिक मॉडल को अपनाया गया है, जिसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। पंथ निरपेक्ष से क्या तात्पर्य है? देखिए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया 1976 आधारभूत ढांचे का भाग है, प्लस सर्वोच्च न्यायालय 1974 धर्मनिरपेक्ष राज्य का उल्लेख अनुच्छेद 25 से 28 में किया गया है। भारत का सकारात्मक पंथ निरपेक्ष, यहाँ सभी धर्म समान है और उन्हें सत्ता का समान समर्थन प्राप्त है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि भारत देश में कोई भी
एक धर्म नहीं है, सभी धर्म एक समान है, किसी एक धर्म की ओर झुकाव ज़्यादा नहीं है। हमारे देश में सभी धर्म एक समान है और उनके पास बहुत सारी स्वतंत्रताएं हैं। लोकतांत्रिक क्या होता है? लोकतांत्रिक लोकप्रिय संपूर्णता का सिद्धांत, सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में होता है। ठीक है, तो जो लोकतांत्रिक होता है इसमें जो पूर्णतः शक्ति होता है वो हमारे जनता के पास होता है, भारत के लोगों के पास होता है। देखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो साधन होता है वो क्या क्या हो सकता है? पहला चीज जनमत संग्रह। जनमत संग्रह क्या होता है? तो जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान होता है जिसके माध्यम से किसी प्रस्ताव पर लोगों से सीधे मतदान के लिए कहा जाता है। पहल क्या होता है? इनिशिएटिव, वह प्रक्रिया जिसके तहत लोग विधायिका के समक्ष किसी कानून के निर्माण का प्रस्ताव रखते हैं। वापस बुलाना, रिकॉल क्या होता है? तो मतदाताओं द्वारा किसी प्रतिनिधि या अधिकारी को उसके कार्यकाल पूरा होने से पहले हटाने की प्रक्रिया, दैट इज रिकॉल होता है। लोक राय क्या होता है? किसी लोकहित के मुद्दे पर देश के नागरिकों की राय जानने की प्रक्रिया। आमतौर पर इसका उपयोग क्षेत्रीय विवादों को हल करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, गणराज्य। दो प्रकार राजतांत्रिक ब्रिटेन से लिया गया है और गणराज्य भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय गणराज्य क्या होता है? तो भारत के राज्य प्रमुख राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव। गणराज्य का अर्थ क्या होता है? राजनीतिक संप्रभुता, जनता में निहित होना, किसी भी प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति और प्रत्येक सार्वजनिक कार्यकाल तक सभी नागरिकों के लिए समान रूप से बिना किसी भेदभाव के पहुंच। अनुच्छेद 54 और 55 में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। रूस की क्रांति 1917 से लिया गया है। 3 प्रकार के न्याय सम्मिलित है। कौन कौन से? राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक। वितरणात्मक न्याय क्या है? तो सामाजिक न्याय प्लस आर्थिक न्याय को ही हम वितरणात्मक न्याय कहते हैं। न्याय, जस्टिस क्या होता है? 3 आयाम पे हम देखते हैं इसे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तीनों पे समझ लेते हैं। सामाजिक क्या होता है? सभी नागरिकों के साथ जाति, रंग, वंश, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव के बिना समान व्यवहार करना, किसी वर्ग विशेष के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति होना, वंचित वर्गों तथा महिलाओं की स्थिति में सुधार करना। आर्थिक स्थिति पे क्या हो सकता है? आर्थिक कार्यों के आधार पर भेदभाव की अनुपस्थिति, संपत्ति और आय की असमानता को दूर करना। नेक्स्ट, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। व्यक्तिगत गतिविधियों में रोक टोक की अनुपस्थिति है। व्यक्तिगत विकास के लिए अवसर प्रदान करना है। प्रस्तावना रक्षा करता है अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता के अधिकार की। स्वतंत्रता की सीमा, स्वतंत्रता से तात्पर्य यह नहीं है कि कुछ भी किया जा सकता है, बल्कि स्वतंत्रता अधिकार का प्रयोग संविधान की सीमा में रहकर किया जा सकता है। प्रस्तावना और मौलिक अधिकार में दी गई स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं है। समता, नागरिक समता के स्तर पर, राजनीतिक समता के स्तर पर और आर्थिक समता के स्तर पर, तीनों को हम समझने का प्रयास करते हैं। नागरिक समता के स्तर पर विधि के समक्ष समानता है, अनुच्छेद 54, अकॉर्डिंग टू अनुच्छेद 54। मूल वंश, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर निषेध है, अनुच्छेद 15। लोक नियोजन में अवसर की समता है, आर्टिकल 16। अस्पृश्यता का उन्मूलन है, अनुच्छेद 17।
और उपाधियों का अंत है अनुच्छेद 18 में। राजनीतिक सत्ता में समता में क्या क्या चीज़ें हैं, तो धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी को मतदान सूची से शामिल करने से मना नहीं किया जा सकता है, ये अनुच्छेद 325 में दिया गया है। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव सार्वभौम वयस्क मतदान के आधार पर 326। और आर्थिक क्या है, महिलाओं और पुरुषों के लिए जीवन यापन के पर्याप्त साधन और समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार अनुच्छेद 39 में दिया गया है। बंधुत्व, भाईचारे की भावना, एकल नागरिकता का प्रावधान भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। अनुच्छेद 51A में प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय अथवा वर्ग विविधता की विविधताओं से हटकर सौहार्द और आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करे। बंधुत्व, व्यक्तिगत गरिमा, प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व भारत की एकता और अखंडता शब्द में 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। व्यक्ति की गरिमा को मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्यों के माध्यम से सुनिश्चित किया गया है। एकता और अखंडता में देश की अखंडता के मनोवैज्ञानिक प्लस सीमाई दोनों आयाम सम्मिलित किए गए हैं। देखिए ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग देखेंगे। प्रस्तावना और सर्वोच्च न्यायालय के वाद क्या क्या हैं, तो दो वाद बहुत फेमस रहे हैं। एक वाद आपका है बेरुबारी संघवाद 1960 का, और एक रहा है केशवानंद भारती वाद, ये आपका 1973 का है। एक और हम लोग देख लेंगे LIC ऑफ इंडिया वाद 1995 का। तो ये तीनों आपके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इनमें दो जो ऊपर वाले हैं ये ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके उन्हीं दो से आएंगे या आते भी रहे हैं। पहला वाद जो है बेरुबारी संघ का 1960 में आया था। इसमें कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान में निहित समान प्रयोजन को दर्शाती है। अनुच्छेदों में प्रयुक्त इसके शब्दों के अनेक अर्थ निकलते हैं। संविधान की व्याख्या करते समय इसकी सहायता ली जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो बेरुबारी संघ में कहा गया कि संविधान का भाग जो है वो प्रस्तावना नहीं है। लेकिन केशवानंद भारती वाद में कहा गया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है तथा संविधान में संशोधन भी किया जा सकता है, लेकिन उसके जो मूल ढांचे हैं, बेसिक स्ट्रक्चर में इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो बेरुबारी संघ में जो 1960 में आया था उसमें ये कहा गया है कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने इसे बदल करके 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में ये कहा कि जो संविधान है, प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है और प्रस्तावना में संशोधन भी किया जा सकता है, लेकिन इसके जो मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। LIC ऑफ इंडिया वाद, सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः माना कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न भाग है। ये तीनों वाद आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे समझेंगे। प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता है, अभी आपका क्लियर हो जाएगा। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं, इसका निर्णय पहली बार केशवानंद भारती केस 1973 में हुआ। सर्वोच्च न्यायालय ने बेरुबारी संघ केस 1916 में दिए गए अपने निर्णय को परिवर्तित करते हुए प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न हिस्सा माना और कहा कि इसे अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है। साथ ही न्यायालय ने यह भी कहा कि ऐसे संविधान संशोधन में मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो प्रस्तावना में संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचे में, बेसिक स्ट्रक्चर में इसके संशोधन नहीं किया जा सकता है। ये था हमारा आज का प्रस्तावना। अब हम देख लेते हैं जो हमारे क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। सारे क्वेश्चन का आंसर भी हम देख लेंगे
क्या आई होप कि यहाँ से आपको सारा क्वेश्चन का आंसर मिल जाना चाहिए। देखिए क्वेश्चन था कि भारत के संविधान की प्रस्तावना है, संविधान का एक हिस्सा लेकिन कोई कानूनी प्रभाव नहीं है। दूसरा ऑप्शन है संविधान का हिस्सा नहीं है और इसका कोई कानूनी प्रभाव भी नहीं है। तीसरा है संविधान का एक हिस्सा है और किसी अन्य भाग के समान कानूनी प्रभाव है। संविधान का एक भाग है लेकिन प्रस्तावना सर्वोच्च शक्ति या किसी प्रतिबंधित या निषेध का स्रोत नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा कि केशवानंद भारती मामले में पहली बार एक रिट जारी करके सुनवाई के लिए 13 न्यायाधीशों की पीठ इकट्ठी हुई थी। कोर्ट ने माना कि संविधान की प्रस्तावना को अब संविधान का अंग माना जाएगा। प्रस्तावना सर्वोच्च शक्ति या किसी प्रतिबंधित या निषेध का स्रोत नहीं है, लेकिन यह संविधान की विधियों और प्रावधानों की व्याख्या में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्रस्तावना संविधान के परिचयात्मक भाग का हिस्सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, संविधान का एक भाग है लेकिन प्रस्तावना सर्वोच्च शक्ति या किसी प्रतिबंध या निषेध का स्रोत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। तो हमने पढ़ा कि 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना को एक बार संशोधित किया गया था और उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसने तैयार की? हमने देखा कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को संविधान सभा में पेश किया था। भारतीय संविधान का प्रस्तावना निम्नलिखित में से किससे लिया गया था? तो देखिए अमेरिका एक ऐसा देश है जिसने सबसे पहले अपने संविधान में प्रस्तावना को जोड़ा था, तो हमने संविधान की प्रस्तावना वहीं से लिया है। ये था आज का हमारा क्लास। आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। हमने कोशिश किया कि आपके जहाँ से भी प्रश्न आते हैं उस सेगमेंट को कवर करवाया जाए, और आई होप कि हमने ये भी आपको दिखा दिया कि प्रस्तावना से किस तरह के प्रश्न आते हैं और पूछे जा रहे हैं। और इसके बाद हम लोग संघ और उसके राज्य क्षेत्र को कंप्लीट करेंगे कल वाले क्लास में। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि क्लास से पहले जब भी हम शुरुआत करें तो पहले प्रश्न को देख लें कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ताकि आपको आने वाले जब भी आप तैयारी करें या किसी चीज़ को पढ़ें, MCQs वगैरह लगाएं, तो आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे उन तक फ्री में निःशुल्क कुछ ज्ञान पहुंच सके, जिससे वो अपनी तैयारी को और अच्छी कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई को निरंतर चालू रखिए, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम अभी कुछ महीनों में होने वाले हैं। धन्यवाद।